लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे में अपने लिए, परिवार के लिए समय निकाल पाना, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी हमारे साथ बैठी हैं तो उनसे भी सवाल करेंगे, कितना टफ हो जाएगा। तो बाकी चीज़ों के लिए अब समय मिलना लगभग बंद हो गया और 24 में से लगभग आप माने तो 20 घंटे अब केवल इसी काम में जा रहे हैं। तो इसलिए किसी चीज़ों का होश नहीं है। होश एक ही है कि जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है उस विश्वास को 6 गुना, 8 गुना, 16 गुना चक्रवर्ती ब्याज के साथ किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को लौटाया जाए। बहुत खुश है क्योंकि अब हम कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो साफ दिख रहा है और आई एम वेरी श्योर उसका हमें बहुत लाभ होने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवार का अपना एक विशेष महत्व है और जिसने अपने परिवार को साथ लिया वही सफल है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके साथ महंगाई भी तो जुड़ जाती है कि जब आप ऐसी चीज़ों की वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है उसमें बहुत सारी खर्च होंगे, लेकिन जब आम पॉकेट में वो ना पहुंच पाए तो मुश्किलात तो होती है। अब की बार जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब की बार फिर एक बार, फिर एक बार। नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हमारे साथ एक खास नेता मौजूद हैं जो कि वैसे तो बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी बीजेपी की टिकट पर। और क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, हाई प्रोफाइल चांदनी चौक सीट। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डाइनिंग टेबल पर। सुबह सुबह हमने इन्हें एक तरीके से कहें घेर लिया है क्योंकि बिल्कुल वक्त इनको नहीं मिल रहा है। हमने कई बार कोशिश भी की लेकिन जनता के बीच कुछ इस तरीके से ये रम गए हैं कि वक्त निकाल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। और जब से टिकट की घोषणा हुई और जिस प्रकार से हमारे पूरे भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा नैरेटिव है, तो बाकी चीज़ों के लिए अब समय मिलना लगभग बंद हो गया और 24 में से लगभग आप माने तो 20 घंटे अब केवल इसी काम में जा रहे हैं। तो इसलिए किसी चीज़ों का होश नहीं है। होश एक ही है कि जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है उस विश्वास को 6 गुना, 8 गुना, 16 गुना चक्रवर्ती ब्याज के साथ किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को लौटाया जाए, एक बड़े बहुमत के साथ चांदनी चौक की सीट को जीता जाए। जाहिर तौर पर क्योंकि चैलेंज बड़ा है, लेकिन बिजनेस मैन के तौर पर आप बहुत जाने माने नाम हैं और ट्रेड यूनियन जिस तरीके से आपने बनाया और उसके बाद से उसको संवारा और उसके तहत लगातार उस पर काम भी करते रहे, लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि वक्त निकल जाता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं टाइम, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे में अपने लिए, परिवार के लिए समय निकाल पाना, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी हमारे साथ बैठी हैं तो उनसे भी सवाल करेंगे, कितना टफ हो जाएगा। देखिए, ये सवाल परसेप्शन का है। जैसा आपने कहा कि अभी तक एक परिवार में मैं काम कर रहा था, एक परिवार की जिम्मेदारी थी और ईश्वर की कृपा से उस जिम्मेदारी को जहाँ तक संभव हो सका अच्छी तरीके से निभाया है और ये मेरे पूरे परिवार की ताकत है कि मैं उस प्रकार से काम कर पाता हूँ। लेकिन अब एक नए परिवेश में मैं जा रहा हूँ, तो मेरे इस परिवार के साथ मेरा एक बहुत बड़ा परिवार मुझसे जुड़ने जा रहा है और उस परिवार की भी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। वो परिवार भी मुझसे कुछ सोचता है, उसकी कुछ उम्मीदें हैं। तो अगर मैं उसको इस तरीके से देखूं, तो अगर मैं अपने इस परिवार की उम्मीदों को पूरा कर पा रहा हूं, तो फिर मुझे उस परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना है। और जाहिर सी बात है कि इस परिवार से वो परिवार ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा व्यापक है, वहाँ पर उनके मुद्दे ज़्यादा हैं, उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, तो मेरा समय भी अधिकतर उसमें लगेगा। तो इस दोनों के बीच में समन्वय कैसे करना, तो अगर एक व्यक्ति ये समझ जाए और मैं इस बात को समझ गया हूँ, तो मैं तैयार हूँ पूरे तरीके से कि समन्वय करके किस प्रकार से दोनों परिवारों को मैं
खुश रख सकूं, जो मेरी जिम्मेदारी है। जी, और वैसे भी प्रवीण जी, घर में शांति होती है और काम में चुनौतियाँ होती हैं, और उन चुनौतियों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि अब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और बहुत सारे व्यंजन मैं सुबह सुबह ही देख रही हूँ। आप तो लीजिए कुछ। जी, मैं बिल्कुल लूँगी, लेकिन पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, वक्त मिल पा रहा है कि सुकून से खा पाएँ, और क्या खाना पसंद करते हैं जब घर में आते हैं, जब क्षेत्र से? जी नहीं देखिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूं कि सुकून से वक्त मिल पा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुकून से बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा। बस जब तक चुनाव है तो भोजन के लिए भोजन करना है, और नहीं तो अदरवाइज़ काम करते रहना है। तो सुकून का तो जो भी आएगा वो चुनाव में जीत के बाद ही आएगा, लेकिन तब तक समय के अनुसार जैसा मिल जाए वैसा भोजन कर लेते हैं। और वैसे इस बीच में मैं आपको बता दूं कि प्रवीण खंडेलवाल जी की ये बिटिया हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे व्यंजन तैयार किए हैं, क्योंकि प्रवीण जी की जो है इस वक्त व्रत चल रहा है आपका, मेरे नवरात्रि का व्रत चल रहा है, और उन्होंने तैयार किया है कि पापा सुबह सुबह निकल गए थे, तो इसीलिए जब पापा घर आए तो उनको अच्छा अच्छा खाना मिले, और यहाँ उनकी पत्नी भी हैं। तो आज जो जिस तरीके से आपका व्रत चल रहा है, और व्रत के दौरान में तमाम चीज़ें कर पाना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझना भी चाहूँगी, क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो राजनीतिक गपशप आपसे ना हो ऐसा संभव भी नहीं है। तो ये बताइए, चूँकि कल कांग्रेस ने अपने तीनों कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए, आपके क्षेत्र से जेपी अग्रवाल को फिर टिकट मिला है, कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिजनेस वर्ग से वो भी आते हैं, आप भी आते हैं, और चांदनी चौक सीट तो मानी ही जाती है कि वो एक व्यापारिक गढ़ है। देखिए, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे आदरणीय हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है, न केवल दिल्ली में। यानी आज उस कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि वो एक दूसरी पार्टी की बी टीम बन करके चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर। तो ये जो नैरेटिव है, यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्ष के शासन में हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की है जिस वर्ग की कुछ ना कुछ उनसे उम्मीदें थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है, और विकास की प्रयास की एक इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि फिर अब कोई भी चुनाव लड़े, मुझे नहीं लगता कि कुछ चुनौती सामने दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की स्थिति खराब। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि आपकी बेटियाँ आ गई हैं। इतना कुछ बनाया है आपने पापा के लिए, अभी तो पापा बहुत बिजी रह रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है, पापा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बहुत उत्साह है हमारे अंदर, बहुत खुश है, क्योंकि अब हम कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो साफ दिख रहा है, और आई एम वेरी श्योर उसका हमें बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि उनका जादू सब जगह बोल रहा है। और मेरी बस यही आशा है कि पापा आगे ये सबका हेल्प कर पाए उतनी, और सबके जो वादे कर रहे हैं हम वो अच्छे उससे पूरा कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यहीं रहती हैं या फिर स्पेशली पापा के पास अभी इस वक्त आई हुई हैं? मैं स्पेशली पापा के पास आई हुई हूँ 2-2.5 महीने। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि फैमिली नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा, और हम कोशिश करते हैं जब तक पापा घर ना आ जाए तब तक हम तब उन्हें रात को 2 बजे 2:30 बजे खाना खिला के, यही हमारा काम है कि उनको उत्साह उनका बना रहे और मोटिवेशन, हम उनकी मोटिवेशन रहे। बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं परिवार, जब आप परिवार से सुखी हैं, संपन्न हैं और मॉरली आप स्ट्रांग हैं, तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं सर? देखिए, परिवार की व्याख्या मैं 2 तरीके से करता हूँ। एक मेरा ये परिवार है, अगर ये परिवार मेरे साथ खड़ा ना होगा तो मैं शायद काम नहीं कर पाऊँगा। और मैं अब जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ उस क्षेत्र में भाजपा का संगठन मेरा दूसरा परिवार है। वो परिवार अगर मजबूती से मेरे साथ में नहीं खड़ा होगा तो मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊँगा जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में परिवार का अपना एक विशेष महत्व है, और जिसने अपने परिवार को साध लिया वही सफल है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी मानती हैं?
और अभी जिस तरीके से यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर हम लोग सारे बैठे हुए हैं, रात के वक्त में आते हैं, व्रत है, ऐसे में कभी आपसे डिमांड करते कि मुझे यही खाना है, मुझे ये बना के दो, क्योंकि बाहर खान पान तो उस तरीके का रहता नहीं होगा, तो ऐसे में आप कैसे सपोर्ट कर पा रही हैं? नहीं, ये खाने पीने के मामले में बहुत सिंपल है। जो दो वो खाते हैं आराम से। बहुत कोई उनकी कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये बना के दो। उन्होंने पहले भी कभी नहीं कहा और अभी भी नहीं कहते। लेकिन मैम चांदनी चौक सीट जो है ना, वैसे तो वहाँ पे चटोरी गलियाँ बहुत ज़्यादा है और स्नैक्स ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उस गली में जब जाओ तो ऐसी चीज़ें खाने का मन हो ही जाता है। तो सर आते हैं कि खा पी के नहीं? ऐसे शुरू से प्रवीण खंडेलवाल जी ऐसे हैं, उन्हें इस सब चीज़ों को कोई शौक नहीं है, क्योंकि व्यापारियों की सेवा में लगे रहते थे। जब पहले इलेक्शन से पहले भी वो उनके दिमाग में बस मुझे काम करना है, काम करना है। खाने का उनका कोई शौक नहीं है। जो दे दो वो सिंपल है। खाने और पहनने के मामले में बिल्कुल सिंपल है। चलिए, ये आपके लिए राहत की बात है। लेकिन मैं सर अब ये भी समझना चाहूँगी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, क्योंकि ट्रेडर्स का इलाका है, चांदनी व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है, ऐसे में व्यापारियों की दिक्कतों के बारे में तो आपने कई बारी बात कहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ भी उठाया है, जिसमें कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को लेकर आपने कहा था, लेकिन अभी तक वो समस्या सुलझी नहीं है, जस की तस बनी हुई है, जबकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है। तो ऐसे में जब आप वहाँ से अगर सांसद चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको चांदनी चौक सीट को लेकर के? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने उन विषयों का जिक्र किया जो मैं पिछले लगातार लंबे समय से उठाता रहा। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत करते हुए हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, जो वो आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, वो वोकल फॉर लोकल की बात कहते हैं, तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि देश के कानून को हर व्यक्ति को मानना होगा, चाहे वो देसी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो। कानून की पालना सबको करनी होगी, तो कोई भी कानून की पालना करके व्यापार करे, हमें कहीं से कहीं तक कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें बाजार का दुरुपयोग ना करें। उनके लिए भारत बाजार हो सकता है, मेरे लिए बाजार भारत की आत्मा है। बाजार में काम करने वाले लोग जो हैं, चाहे वो छोटे कारीगर हैं या मेरे व्यापारी हैं या जो लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, वो लोग इस धरती के पुत्र हैं। तो उस धरती के पुत्र को अपनी धरती पर मेहनत करने में मेहनताना उसको मिलना चाहिए। कल कोई आए और मेहनताना ले ले तो वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा। तो इस नैरेटिव से हमें चीज़ों को खड़ा करना है, जो हम खड़ा कर किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू होंगे। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, खाली व्यापारी की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं व्यापारी के रोल में था। सांसद बनने के बाद क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरी जिम्मेदारी होगी, तो उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या बुनियादी सुविधाएं वो कैसे मिले, और बुनियादी सुविधाओं में क्या उसको मेडिकल आसानी से मिल पाता है, क्या उसको एजुकेशन मिल पा रही है। उस सवाल पर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करूँगी। चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार इस बार आप हैं, लेकिन पिछले 2 बार से हर्षवर्धन जी को वहाँ बनाया गया। इस बार तमाम कैंडिडेट को बदला बीजेपी ने, सिवाय मनोज तिवारी जी की सीट को छोड़ के। ये जब बदलाव हुआ, इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? और चूंकि उसके बाद हर्षवर्धन जी ने सन्यासी ले लिया। तो ऐसा नहीं है, मिलता इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। भारतीय जनता पार्टी काउंटर बेस्ड पार्टी है। संगठन समय समय पर निर्णय लेता है। पूर्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति सरकार में काम कर रहे थे उनको सरकार से हटा करके संगठन में ले लिया, जो संगठन में काम कर रहे थे उनको सरकार में ले लिया। तो संगठन, आप मानते नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक डर था? नहीं, 10 वर्षों में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतने काम किए हैं। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की एंटी इनकम्बेंसी होती तो मुझे उतना प्यार नहीं मिलता। मुझे एक व्यक्ति तो मिलता जो ये कहता कि सांसद ने काम नहीं किया। मैं आज 40-42 दिन मुझे नाराजगी तो कैंडिडेट से हो सकती है ना, पार्टी से नहीं हो सकती। नहीं, ऐसे नहीं, पर कम से कम मुझे एक आदमी तो कहता। पूरे 40-42 दिन में मैं लगभग 2 बार अपनी पूरे क्षेत्र का दौरा लगा चुका हूँ। एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने
हमने ये काम कहा था, उसने ये काम नहीं किया। काम उन्होंने बहुत किए हैं और उस काम का लाभ हमको मिल रहा है, ये मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जैसे मैंने कहा संगठन बेस्ड पार्टी है, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें कौन कब उसकी भूमिका क्या होगी वो संगठन तय करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन संन्यास ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार कैंपेनिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ में है। लगातार जितने विषय हम लोग उनके पास रखते हैं उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है और समय समय पर जो जो उनकी भूमिका है वो अपनी भूमिका का पूरी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। तो भाजपा में रिटायर कोई नहीं होता, जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है, दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन कोई रिटायर हो जाए, कम से कम कर्मशील व्यक्ति तो जीवन में कभी रिटायर नहीं होते, तो फिर भाजपा है। अच्छा, अगर राजनीतिक समीकरण मैं चांदनी चौक के समझना चाहूँ कि जो पिछली बार के 2 चुनाव रहे हैं, चाहे हम पिछले चुनाव को देख लें, तो उसमें भाजपा को 50% से ऊपर का वोट शेयर मिला था, 52 के आसपास रहा होगा। 53%। और लेकिन इस बार इंडिया अलायंस है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस हुआ, और ऐसे में इस अलायंस का वोट शेयर अगर जोड़ दें तो कहीं ना कहीं पास तो आ ही रहे हैं। तो क्या ये आपको चुनौती लगती है? देखिए, सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा जिस अलायंस की बात कर रही हैं आप, वो अलायंस कहाँ दिख रहा है। अगर वो अलायंस दिख रहा होता तो 35 दिन नहीं लगते कैंडिडेट को चूज करने में। कैंडिडेट चूज हुआ, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, दोनों इस समय अपने अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। कांग्रेस की तो हालत और भी ज़्यादा खराब है कि जगह जगह पर कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो ऐसी जो फ्रेगमेंटेड कांग्रेस है, जो अंतर्द्वंद से जूझ रही कांग्रेस है, जो संघर्षों में लड़ रही कांग्रेस है, उसका कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा और कुछ चुनौती देगा, ऐसा लगता है क्या? और जिस गठबंधन की आप बात करें, कैसे क्या गठबंधन है वो? ये दिल्ली में अगर वो चांदनी चौक में लड़ेंगे तो एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, और वही 2 नेता पंजाब में लड़ेंगे तो एक दूसरे को गाली देंगे। ऐसी जबान कहाँ से लाएंगे वो? तो राजनीति में तो कई पार्टियों में ऐसा ही होता रहा है, आप लोग की पार्टी में भी ऐसा ही होता रहा है। भाजपा ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि केंद्र में उससे हाथ मिला लिया और राज्य में जाकर के उससे झगड़ा कर लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो इंडिया अलायंस की आप बात करें, ये बेमेल गठबंधन है। एक राज्य में साथ हो, एक राज्य में लड़ रहे हो, एक में कह रहे हैं कि हम तो कोई समझौता ही नहीं करेंगे। इनकी अपनी नीति नहीं है, नेता नहीं है, क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। हमारे पास नीति है, हमारे पास नेता है। नेता वो है जिसकी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये लोग कहाँ तक मैच करेंगे? आप ये देखिए ना, चुनाव लड़ने के लिए तो कोई भी खड़ा हो जाए, सबको अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना ये पता नहीं है। तो दिग्भ्रमित है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती सामने है। वास्तव में स्थिति तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी संकल्प शक्ति और उनका समर्पण और हम सब लोगों का प्रयास एक टीम के रूप में उभर करके आएगा। और न केवल चांदनी चौक, दिल्ली की 7 सीटें हम जीतने वाले हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब की बार 400 पार, तो 400 पार होना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय वो नहीं। तो हमारी शुभकामना चलिए रहेंगी, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि चांदनी चौक सीट जो है वो बहुत छोटी सीट है, और वोटर्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाका भी है, काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ पर, और एससी समुदाय से भी बहुत सारे वोटर्स हैं। ऐसे में अगर एकत्रित होते हैं ये समुदाय, तो एक टफ रहेगा एरिया जिसको क्रैक कर पाएंगे आप लोग। इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रही हैं कि जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया वहाँ पर भाजपा नहीं है, भाजपा वहाँ भी मौजूद है। तो ये एक गलत नैरेटिव है कि फलाना क्षेत्र है जी, इसमें तो भाजपा को नहीं पूछता है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने जो भी पॉलिसी बनाई वो कभी भी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाई, और उसको कभी भी ऐसे नहीं बनाई जो पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट करे। अगर एक पॉलिसी बनी तो सभी लोगों ने उसका लाभ लिया है, और उसका लाभ का जब आप देखेंगे कि वो लाभ आपको दिखाई देगा जब 4 जून को बक्से खुलेंगे, तो उसमें से जब वोट निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पिछले 10 सालों में जो प्रगति की गई
वो लोगों के दिल और दिमाग पर किस तरीके से छाई हुई है। तो आप चांदनी चौक इलाके के बनते हैं अगर सांसद, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर मैं कमियां गिनाऊं तो कमियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारी चीज़ें चांदनी चौक में बदली भी गई तो भी अभी भी जाम लगता है, तंग गलियां हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजली के तार इस तरीके के कुछ बिछे हुए हैं जिसकी वजह से आए दिन आग लग जाते हैं, जिसमें व्यापार में काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से चांदनी चौक में बड़ा बदलाव लाएंगे? और दूसरी अहम बात, चूँकि मैंने कहा कि वहाँ पर काफ़ी ऐसी गलियाँ हैं, चटोरी गलियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे स्टाक हैं जो आज के नहीं कई साल पुराने हैं, उन चीज़ों को बचा के रखना, वो हिस्टोरिकल चीज़ों को रखना, वो कैसे आप करेंगे? आपने वो सवाल पूछा जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मेरे दिल से इसलिए जुड़ा है कि चांदनी चौक की इन्हीं तंग गलियों में मैं पैदा हुआ, वहीं पर पला, वहीं पर बड़ा, वहीं पर मैंने शिक्षा प्राप्त की और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो इसलिए पहली बात तो ये कि बुनियादी रूप से कोई मुझे बताए कि चांदनी चौक की समस्या क्या है, मुझे एक एक समस्या का पता है, क्योंकि मैं स्वयं हर समस्या के साथ में जिया हूँ अपनी अब तक की मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे पता है कि ये जो बिजली के तार लटके हुए हैं ये आम लोगों के लिए कितने नुकसानदायक हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ पर इतनी सरकारें रहीं, अभी केजरीवाल की सरकार भी है, कभी किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी आज मिल रही है अपने ही देश में और अन्य बहुत सारे देशों के अंदर, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग करके आप इलेक्ट्रिक को ट्रांसफ़र कर सकते हो। हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि जब हम बिजली के लटके हुए तार की बात करते हैं तो दिमाग में उसका सॉल्यूशन आता है कि इसको अंडरग्राउंड केबल करके और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे वो मार्केट रही हो, क्योंकि चांदनी चौक एक मार्केट बाहुल्य क्षेत्र है। आज कोई भी महिला यदि बाज़ार में जाती है तो मुझे दुख है इस बात का कि बाज़ारों में पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है, बाज़ारों में बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो महिला की सुरक्षा को खतरा होते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, मैं वहाँ देखा है, तो मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें कुछ ऐसी जिनका निदान बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिहायशी कॉलोनियों की बात करें तो रिहायशी कॉलोनियाँ किस प्रकार से वहाँ पर काम कर रही है, सुविधाएं नहीं है, पानी समय पर नहीं मिल रहा, बिजली की बड़ी समस्या है, बिजली के रेट ज़्यादा हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। या ये बड़ा स्पष्ट करना ज़रूरी है कि इसमें केंद्र सरकार का जो रोल है वो बहुत मिनिमम है, क्योंकि चाहे वो ट्रेड हो या लोकल इश्यूज हो, वो स्टेट गवर्नमेंट के वो तो अंतर्गत। देखिए, वो तो ये तो चलता ही आ रहा है कि मेरे हाथ बंधे हैं तो उनके हाथ बंधे हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप उसी गलियों में पले बड़े हैं, तो उसी गली में आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो बेहद पसंद है खाने में? चूंकि हम डाइनिंग टेबल पे है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में एक बात है कि चांदनी चौक न केवल देश में बल्कि विश्व भर में चाट पकौड़ी के नाम से जाना जाता है। जी। तो ये चांदनी चौक की विशेषता है। अगर इस चाट पकौड़ी को टूरिज्म से जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है, ना केवल देश के लिए बल्कि पूरे ग्लोब में। कि भाई चाट पकौड़ी की बात करो तो लोगों को चांदनी चौक याद आता है, और मेरा पूरा क्षेत्र चाट पकौड़ी से समृद्ध है। और आज हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में हमारे लोग जाते हैं, मैं उस विदेशों से आते हैं लोग वहाँ खाने के लिए। तो मैं वो चाट पकौड़ी की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, मैं उसके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ कि चांदनी चौक जहाँ और चीज़ों के लिए जाना जाता है, चांदनी चौक चाट पकौड़ी के लिए भी जाना जाए। तो उनमें जो सुविधाएं क्या उपलब्ध हो सकती हैं, क्या हम किसी एक स्थान पर चाट पकौड़ी का कुछ हम एक जिसे कहते हैं ना हब, क्या हम एक हब बना सकते हैं चाट पकौड़ी का? आप आइए देखिए तो यहाँ मतलब कलमी बड़े क्या होते हैं, टिक्की क्या होती है, गोलगप्पा क्या होता है, वो लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले। लेकिन महंगा भी हो गया है प्रवीण जी। यहाँ अगर चाट पकौड़े और समोसा खरीदने जाए तो 50 रुपए में तो एक समोसा आने लग गया है अब तो। देखिए, जब हम संस्कृति की बात करेंगे, लोग तो आज भी खा ही रहे हैं ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो नहीं खा रहा। मेरा काम है ये जो चाट पकौड़ी की संस्कृति है, क्या मैं इसको
एक उसको नेशनल लेवल पर एक कैनवस पे ला सकता हूँ क्या? लेकिन महंगाई तो मुद्दा है ना। मान लीजिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए एक विश्व स्तर की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ महंगाई भी तो जुड़ जाती है कि जब आप ऐसी चीज़ों की वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है उसमें बहुत सारी खर्च होंगे, लेकिन जब आम पॉकेट में वो ना पहुंच पाए तो मुश्किलात तो होती है ना। मैं आपसे सहमत नहीं। ऐसा एक आदमी बताइए जो आज चाट पकौड़े नहीं खा रहा, चाहे वो चांदनी चौक में खाता हो या चांदनी चौक की बनी हुई बाकी दूसरी जगह पर खाता हो। मेरा काम क्या है? तो इसलिए ये जो महंगाई वाली बात तो बेमानी हो गई। शौक लोगों का है, और अक्सर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मेरे चांदनी चौक देश भर में रामलीला संस्कृति के लिए जाना जाता है। वहाँ रामलीला भी होती है और रामलीलाओं में चाट पकौड़े का विशेष महत्व होता है, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। तो वहाँ भी लोग पैसे खर्च करते हैं। सवाल ये है कि अगर मेरे क्षेत्र में कुछ विशेषता है और अगर मैंने उसको टूरिज्म से जोड़ दिया तो कितनी बड़ी मात्रा में उन लोगों को व्यापार मिलेगा, और कितनी बड़ी मात्रा में न केवल चांदनी चौक बल्कि भारत का परचम वो पूरे विश्व में रहेगा कि भी एक पूरे ग्लोब में एक जगह ऐसी है भारत में जो केवल चाट पकौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी बात है ये। तो मैं उस संस्कृति को एक बड़े कैनवस पर लगाना चाहता हूँ। अब मैं कहाँ तक सफल होऊंगा ये भविष्य बताएगा। और जनता आपको सपोर्ट करेगी, ये आप उम्मीद कर रहे हैं? जनता ये सपोर्ट करेगी क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है जो किसी एक पार्टी के पास में होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पास तपाया नेतृत्व है, मेरे पास समर्पित कार्यकर्ता हैं और मैं खुद कार्य करता हूँ। अब मैंने बार बार ये कहा, मैं कल भी कार्यकर्ता था, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, और रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कल सांसद बन जाऊँगा तो भी मैं अपने अंदर के कार्यकर्ता को मरने नहीं दूंगा। कट ऐसे करिएगा, इनको आप गोद में ले। तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है बहुत सारे आइटम्स यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि प्रवीण जी को वक्त नहीं मिलता है, रात को बहुत देर से आते हैं, सुबह सुबह निकल भी जाते हैं और व्रत भी है। तो ऐसे में कोशिश करते हैं परिवार के लोग कि जब भी आएँ तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इनकी छोटी सी नातिन है जो इस वक्त नाना जी के गोद में जा रही है। अच्छा बताओ, आप भगवान से क्या प्रे करती हो? नाना को मंत्री बना दो। ये सांसद तो कह नहीं पा रही है, तो बोल रही है नाना को मंत्री बना दो। अच्छा बताओ, वो एक बार जोर से बोलना। और हो गया काम। अच्छा, अब की बार तातोपा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तातोपा। अब की बार। अच्छा, और बोल, फिर एक बार, मोदी सरकार। फिर एक बार। मोदी सरकार। कितने साल की है ये 2 साल की है। बहुत ये मेरी बेटी की बेटी है। और जब से, क्योंकि राम मंदिर का बहुत काम मेरे घर पर हुआ, क्योंकि पूरे देश में राम मंदिर के बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो मेरा घर गतिविधियों का केंद्र था व्यापारिक दृष्टि से। जब भी आती थी तो देखती थी मैं क्या करता हूँ। वहाँ जब भी बात होती थी तो लोग कहते थे जय श्री राम, इस तरीके की बातें करते थे। ये सब इसने अपने आप सीखा है। और क्योंकि हमारे घर में धार्मिक वातावरण बहुत है, तो हम सब लोग, जैसे मैं सुबह भी पूजा करता हूँ, शाम को जब भी आऊँगा मैं मेरे घर में पूजा करता हूँ, हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। इस प्रकार से पूरे परिवार में एक धार्मिक वातावरण है। तो इसको भी लगता है कि भगवान से कुछ प्रे करो। अब ना मालूम कहाँ इसके ध्यान में आया, बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, तो इसके ध्यान में कहाँ आया, इसने ये प्रे करना शुरू कर दिया। तो बच्चा बोलता है तो क्या होता है, दिन भर की थकान से जब अगर आप आओ ना, या अगर आप सुबह काम पर निकलो, जैसे मैं अब निकलूँगा, तो ये जो शब्द है ये इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि फिर आपको लगता है कि काम करो और काम करो, डट के काम करो, क्योंकि आपका परिवार पूरी ताकत से आपके साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो आपको परिवार के साथ साथ जनता का भी प्यार मिले, यही उम्मीद करता है न्यूज़ 24। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बार एक फिर और नेता से मुलाकात होगी इसी नाश्ते के टेबल पे, और उनसे भी जानेंगे कि राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ उनके जीवन में और क्या हलचल हो रही है। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।